हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत की व्याख्या करें, यानी कि डिस्कस द थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसमें जो है हम क्या क्या बताएंगे, सबसे पहले बता देते हैं। सबसे पहले जिसमें हम जो है बताएंगे कि जनांकीय संक्रमण होता क्या है। उसके बाद सीपी ब्लेयर के अनुसार से जनसंख्या परिवर्तन की क्या क्या अवस्थाएं हैं। इसके बाद बताएंगे कि जनांकीय संक्रमण की जो तीन व्यवहारिक अवस्था है उसके बारे में, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, ये सब के बारे में। इसके बाद बताएंगे कि लांड्री का जो मत क्या है, मतलब कि इनके द्वारा क्या क्या बताया गया है जनांकीय संक्रमण का अवस्था के बारे में। उसके बाद इसी तरह कार्ल सैक्स का मत बताएंगे। उसके बाद जनांकीय जो संक्रमण का सिद्धांत है उसका आलोचना के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं जनांकीय संक्रमण के बारे में। आखिर जनांकीय संक्रमण होता क्या है। तो अगर हम क्या है कि जितने भी जनांकीय विद हैं, कहने का मतलब इनके जो विशेषक है जनांकीय विद का, जो जनांकीय संक्रमण के जो विशेषज्ञ है, उनका ये सब जो है नया सोच है कि जनसंख्या का जो विकास है वो अलग अलग अवस्था में होता है। ठीक है, जनसंख्या का विकास जो है वो अलग अलग अवस्था में होता है। प्रत्येक जनसंख्या का जो विकास होता है वो अलग अलग अवस्था में होता है। उनको जो है एक एक करके इन अवस्थाओं से जो है गुजरना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम ही लोग अपना मानव की बात करें तो उनको जो है उनके लाइफ में तीन अवस्था आता है। सबसे पहले जो है उनका जन्म के बाद जो है उनका जो है वो बच्चा की अवस्था में होते हैं। उसके बाद वो जवान होते हैं। जवान होने के बाद उनका बुढ़ापा आता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है जो अलग अलग जनांकीय विद है उनका जो है अलग अलग जो है तरीके से जनांकीय संक्रमण यानी कि जनसंख्या को जो है बांटा गया है। उनका जनसंख्या का जो है वो विकास का जो अवस्था है उसको बांटा गया है। तो इन अवस्थाओं को की जो है अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है क्या है कि औषधियों, जिस प्रकार से जो है औषधियों का जो है खोज हुआ रोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए, उसी तरह से जो है मृत्यु दर में कमी हो जाती है। ठीक है, मृत्यु दर में क्या होता है, कमी हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी भी जगह पे जनसंख्या पहले निवास करता है। ठीक है, तो निवास करता है तो वहाँ शुरू से तो वहाँ की क्या क्या औषधि है, क्या क्या दवाई है, उसके बारे में जानता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे जो दवाई वगैरह का विकास हुआ, दवाई वगैरह के बारे में लोग जानने लगे कि किसका इस्तेमाल करके हम लोग कौन सा बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि लोग जन्म तो लेंगे लेकिन उन दवाइयों को खा करके जो है थोड़ा ज़्यादा दिन तक जो है बचे रहेंगे। मृत्यु जो है वो उनका कम होगा क्योंकि उन दवाइयों को खा करके उनके बीमारी को ठीक किया जा सकेगा। तो जनांकीय संक्रमण में हम लोग पढ़ेंगे ही कि जन्म और मृत्यु का दर के बारे में, कि जन्म और मृत्यु दर का जो अलग अलग अवस्था है। कहीं पे जो है जन्म दर भी अधिक होता है, मृत्यु दर भी अधिक होता है। कहीं पे जन्म दर कम होता है, मृत्यु दर भी कम होता है। कहीं जन्म दर अधिक, मृत्यु दर कम। तो इस जो जन्म और मृत्यु के दर के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसी को हम लोग जनांकीय संक्रमण में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जनसंख्या का जो तीव्र वृद्धि होता है उसको रोकने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रजनन दर को जो है फिर से व्यवस्थित करना जरूरी है। क्योंकि परंतु क्या है कि जो परिवर्तन की जो ये क्रिया है तो उसको क्या है, प्रारंभ के समय ये जो है पूर्व उस क्षेत्र जो है विशेष की जनसंख्या में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही ऊंचा रहता है। ठीक है, अगर शुरू में बात करें कोई जगह की जनसंख्या की तो वहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचा होता है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जनसंख्या का आकार जो है वो स्थिर होता रहता है, अथा अथवा यदि उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन आता है तो वो नगण्य रहता है। मतलब क्या है कि जन्म दर भी ज़्यादा है, मृत्यु दर भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। क्योंकि अगर जन्म दर बहुत ज़्यादा रहता है, मृत्यु दर बहुत कम रहता है तो जनसंख्या बढ़ जाता। लेकिन जन्म दर भी ज़्यादा है, मृत्यु दर भी ज़्यादा है, तो वहाँ कुछ जनसंख्या पे विशेष प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। अगर कुछ परिवर्तन होगा भी तो वो नगण्य होगा, यानी कि जो जिसको हम लोग मान मतलब जीरो मान सकते हैं। तो क्या होता है कि जैसे जैसे देश का जो है विकास होता है, आर्थिक विकास, तो उससे लोगों का जो जीवन स्तर है वो भी ऊंचा उठता है। उससे लोगों का जो स्वास्थ्य है वो अधिक ध्यान दिया जाने लगता है, जिससे वहाँ पे जो मृत्यु का जो दर है उसमें क्या होता है, कमी आ जाता है। और जन्म दर जो है लगभग क्या होता है, लगभग सेम ही रहता है। लेकिन क्या है कि मृत्यु दर जो है वो कम हो जाता है। वहाँ पे आर्थिक विकास होने के कारण स्वास्थ्य वगैरह, अस्पताल वगैरह या उसका डॉक्टरों का बहुत ज़्यादा अभाव नहीं होने के कारण, उसकी जो है आपूर्ति होने के कारण जो है वहाँ पे क्या होगा, जन्म दर बढ़ेगा। तो अगर हम प्रोफेसर सीपी की बात करें तो प्रोफेसर सीपी के अनुसार भी जो है जन्म का जो ये अवस्था, मतलब वो जन्म दर या मृत्यु दर का जो ये परिवर्तन का जो अवस्था है उसको 5 भागों में बांटा है। ठीक है, तो सीपी ब्लेयर के अनुसार अगर हम जनसंख्या के परिवर्तन की अवस्थाओं की बात करें तो वो टोटल 5 भागों में बांटे हैं। ठीक है, टोटल 5 भागों में विभाजित किए हैं, जिसमें क्या है, जो 5 भाग है वो क्या क्या है। सबसे पहला
अगर हम बात करें तो उच्च स्थिर अवस्था। उच्च स्थिर अवस्था क्या होता है? तो उच्च स्थिर अवस्था कहने का मतलब हाई स्टेशनरी एज, कहने का मतलब उसमें जन्म दर भी ऊँचा रहेगा, मृत्यु दर भी ऊँचा रहेगा। तो उच्च स्थिर अवस्था में क्या होगा? दोनों उच्च रहेगा, मतलब जन्म दर भी, मृत्यु दर भी। दूसरा है प्रारंभिक विस्तारवादी अवस्था। प्रारंभिक विस्तारवादी अवस्था यानी कि ईयरली एक्सपेंडिंग स्टेज, मतलब कि जिसमें ऊँची जन्म दर रहेगा, लेकिन मृत्यु दर जो है घटते रहेगा। मतलब कि अगर मान लेते हैं कोई जगह है जहाँ पे अधिक लोग जो है अधिक से अधिक जन्म ले रहे हैं, लेकिन मृत्यु जो है उतना नहीं हो रहा है, मृत्यु का दर जो है वो घट रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी, विस्तार होगा लोगों की जनसंख्या का, तो प्रारंभिक विस्तारवादी अवस्था इसी को कहते हैं, ठीक है? उसके बाद तीसरा आता है विलंबित विस्तारवादी अवस्था। विलंबित विस्तारवादी अवस्था कहने का मतलब लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, जिसमें क्या होगा कि जो जन्म दर रहेगा वो घटेगा, लेकिन क्या होगा कि अधिक तेजी से घटता हुआ मृत्यु दर रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जन्म दर जो है वो घटेगा, ठीक है, लेकिन जो मृत्यु दर है वो और भी ज़्यादा घट जाएगा। तो उससे भी क्या होगा कि विस्तार होगा, लोगों का जनसंख्या बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। जन्म जो है वो कम हो रहा है, लेकिन मृत्यु भी जो है उससे भी कम हो रहा है। तो जनसंख्या बढ़ेगा लेकिन धीरे-धीरे बढ़ेगा, इसीलिए विलंबित विस्तारवादी अवस्था कहेंगे। उसके बाद चौथा है निची स्थिर अवस्था। जैसे पहला क्या था? उच्च स्थिर अवस्था, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक था। उसी तरह नीची स्थिर अवस्था में क्या होगा कि जन्म दर और जो मृत्यु दर है वो दोनों नीची रहेगा। नीचे रहने के कारण जो है क्या होगा? जनसंख्या जो है संतुलित रहेगा। पाँचवाँ होता है घटती अवस्था, जिसको हम लोग डिक्लाइन स्टेज भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि मृत्यु दर जो होता है उससे भी नीचे जन्म दर हो जाता है और जन्म की अपेक्षा मृत्यु दर अधिक हो जाता है, मतलब जन्म कम हुआ, मृत्यु अधिक हो गया, ठीक है? तो वो घटती अवस्था हो गया, वहाँ पे जनसंख्या धीरे-धीरे और घटते जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? तो इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं जनांकीय संक्रमण की 3 व्यावहारिक अवस्था के बारे में, जिसमें हम लोग ये जो जनांकीय संक्रमण का जो 3 अवस्था है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, तो ये सब जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो ये सब जो दिया गया है वो डब्ल्यू.एस. थॉम्पसन और एफ.डब्ल्यू. नोथसनी, सॉरी, एक पहला क्या है? ये जो जनांकीय संक्रमण का 3 व्यावहारिक अवस्था है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, ये सब दिया गया है। एक तो डब्ल्यू.एस. थॉम्पसन के द्वारा, दूसरा दिया है एफ.डब्ल्यू. नोत्सतीन के द्वारा, उसके बाद बोग के द्वारा, ठीक है? तो ये तीनों के द्वारा जो ये जो तीनों जनांकीय विद हैं, उनका विचार है कि जो सीपी ब्लेयर जो मतलब 5 अवस्था बाँटे थे, तो जनांकीय संक्रमण का, तो वो उसको जो है मुख्य रूप से जो है आज केवल जो है 3 अवस्था ही पाई जाती है। उन लोगों ने जो है ब्लेकर की जो प्रथम और अंतिम अवस्था है, उसको असाधारण बताया। उनके अनुसार से ना तो जनसंख्या उच्च स्तर पर स्थिर है और ना ही घटती जन्म दर होती है। इसका कारण ये है कि आज भी विश्व का कोई देश जो है ना तो पूर्ण रूप से अविकसित है, ना ही पूर्ण रूप से विकसित है। विश्व का सभी देश जो है आज अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के परिणामों से जो है जानते हुए सजग हो रहे हैं, ठीक है? तो इनके द्वारा जो प्रथम अवस्था बाँटा गया है, उसमें क्या है कि परिवर्तन से पूर्व अवस्था। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेज क्या है? तो प्री ट्रांजिशनल स्टेज, मतलब कि परिवर्तन से पूर्व का जो अवस्था होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रथम अवस्था। मतलब कि जन्म दर क्या होगा और मृत्यु दर जो है दोनों ही क्या होगा? नियंत्रित नहीं रहेगा। जनसंख्या जो है वृद्धि की जो है संभावना बहुत अधिक रहेगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे कहीं पे कोई व्यक्ति जो है आता है, ठीक है? तो आता है तो क्या होता है कि जनसंख्या में जो है वहाँ पे वृद्धि होता है, वहाँ पे अगर जल आपूर्ति या जितने भी जलवायु कारक हैं जो कि वहाँ पे रहने योग्य बनाती है, तो वहाँ जनसंख्या धीरे धीरे वृद्धि होता है। तो प्रथम अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही नियंत्रित नहीं रहता। मतलब कि अगर जन्म दर नियंत्रित नहीं है, मृत्यु दर नियंत्रित नहीं है, तो हो सकता है कभी दर जो है बढ़ जाए और मृत्यु दर घट जाएगा, तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या होता है कि इस अवस्था में जो है जनसंख्या वृद्धि की संभावना जो है अधिक रहती है, क्योंकि मृत्यु दर उतना नहीं होता है, लोग जो है विकसित होते हैं, चिकित्सा सुविधा विकसित होते जा रहा है, जिसके कारण मृत्यु दर जो है घटते जाता है। द्वितीय अवस्था जो है वो है परिवर्तन की अवस्था। परिवर्तन की अवस्था मतलब क्या है कि यह जनसंख्या वृद्धि की वह अवस्था होती है जिसमें जन्म और मृत्यु दर जो है वो दोनों ही कमी आने लगती है, ठीक है? मतलब ना ही जन्म दर ज़्यादा रहेगा, ना ही मृत्यु दर ज़्यादा रहेगा। इस अवस्था में क्या होता है कि मृत्यु दर जो है वो अधिक कमी आती है मृत्यु दर में, जबकि जन्म दर जो है पहले ही धीमा घटने लगता है, जिससे क्या होता है तेजी से घटने लगता है, और यह प्रक्रिया जो है जब तक जारी रहता है तब तक कि देश का जो विकास है वो तीसरी अवस्था में नहीं पहुंच जाता। तो अगर हम तीसरा बात करें तृतीय अवस्था की, तो तृतीय अवस्था जो होता है वो परिवर्तन के बाद की अवस्था होती है। परिवर्तन के बाद की अवस्था कहने का मतलब ये है कि कोई जगह पे गए, तो जगह पे जानने के बाद क्या होता है, पहले तो जन्म दर मृत्यु दर दोनों अधिक होता है, लेकिन जब परिवर्तन हो जाता है
वहाँ पे कुछ चिकित्सा वगैरह का जो है सुविधा हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे औषधियाँ वगैरह जब निर्माण होने से जो है चिकित्सा सुविधा में अस्पताल वगैरह जो है अगर अच्छा सुविधा हो जाता है, तो लोगों का जो है वहाँ पे मृत्यु दर जो है घट जाता है, जिसके कारण क्या होता है वहाँ जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा तेज़ी से। तो जनसंख्या में वृद्धि की जो ये अवस्था है, तो उसमें क्या होता है कि जन्म और मृत्यु दर जो है दोनों में कमी रहती है। लोग जो है क्या होता है कि जो उपचार का जो साधन है उसके उससे जो है परिचित हो जाते हैं, जिससे जनसंख्या में जो है संतुलन बनाए रखने के लिए भी जो है कई सारे कामों को करना पड़ता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लॉन्ड्री का मत। तो लॉन्ड्री जो है वो इसका मत क्या है, यानी कि ये जो है जनसंख्या जनांकीय जो संक्रमण है उसको उसके जो अलग-अलग अवस्थाओं में बाँटे हैं, वो भी इसी तरह प्राथमिक अवस्था, माध्यमिक अवस्था और आधुनिक युग में जो है 3 तरीके से बाँटे हैं, ठीक है? तो अगर हम प्राथमिक स्टेज की बात करें यानी कि प्रिमिटिव स्टेज की बात करें, तो इसमें क्या होता है जनसंख्या जो है परिवर्तन की जो है अवस्था होती है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, क्योंकि जनसंख्या की जो मात्रा होती है वो किस पे निर्भर निर्भर करता है? वहाँ पे जो खाना वगैरह की आपूर्ति पे निर्भर करता है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे जितना ज़्यादा खाना वगैरह आपूर्ति होगा, जल आपूर्ति होगा, वन उत्पाद होगा, वहाँ पे लोग जो है अधिक से अधिक निवास करेंगे। लॉन्ड्री का जो मत था कि यदि उपलब्ध जो खाद्यान्न है यानी कि खाने की जो मात्रा है वो पर्याप्त होगा, मृत्यु दर में कमी रहेगी। उपलब्ध खाद्यान्नों की मात्रा और जो अगर मृत्यु दर की कमी रहेगी, तो वहाँ पे क्या होगा, लोग को जो है जनसंख्या धीरे-धीरे वहाँ बढ़ने लगेगा, लोग जो है वहाँ पे ज़्यादा रहेंगे। यही अगर कहीं पे खाना वगैरह की कमी है, जल आपूर्ति की कमी है और मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा, लोग जो है रहना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि लोग अगर वहाँ पे रहेंगे तो वहाँ पे उनकी मृत्यु अधिक होगी। तो उसके कारण जो है इस प्रकार से जो है वो प्राथमिक अवस्था में बाँटे हैं। दूसरा बात आता है माध्यमिक अवस्था। तो माध्यमिक अवस्था यानी कि इंटरमीडिएट स्टेज, इसमें क्या होगा कि खाद्यान्न का बात नहीं करेंगे। इसमें हम लोग खाद्यान्न के स्थान पे जो है, तो माध्यमिक अवस्था में क्या होता है हम लोग आर्थिक विकास के बारे में बात करते हैं, खाना वगैरह के बारे में नहीं बात करते हैं कि किसी जगह पे आर्थिक विकास कितना हुआ, तो वो जनसंख्या की मात्रा को निर्धारित करता है। अगर आर्थिक विकास जो है किसी जगह पे ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि लोगों को रोज़गार मिलता है, वहाँ पे लोगों को जो है नए-नए साधन, संसाधन परिवहन की हो, चाहे अलग-अलग सुख-सुविधाएँ मिलती है, तो लोग जो है वहाँ पे रहना अधिक पसंद करते हैं। तो वहाँ पे जो है वो लोग जो है अधिक जो है निवास करते हैं, जिससे वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है। तो अगर हम बात करें कि वहाँ पे खाद्यान्नों की आपूर्ति के कारण जो है, तो उसको प्राथमिक अवस्था में लॉन्ड्री ने बाँटा है। लेकिन अगर आर्थिक विकास के कारण जो है कहीं पे उच्च दर जो है या निम्न दर मृत्यु या जन्म का या जनसंख्या का बढ़ना-घटना के बारे में बात करें, तो माध्यमिक अवस्था में आ गया। लेकिन अगर हम बात करें आधुनिक युग की, तो आधुनिक युग में उन्होंने क्या बाँटा है, ये जनसंख्या का परिवर्तन का वे अवस्था होती है, जिसमें जनसंख्या ना तो हम लोग खाद्यान्न की पूर्ति को प्रभावित करता है, ना ही जो है जनसंख्या की अवस्था विकास की दर के कारण प्रभावित होता है। इस समय क्या होता है, देश जो है आर्थिक विकास का जो है उत्कर्ष की अवस्था में होती है, आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, जन्म दर जो है गिरने लगता है और जो है जनसंख्या में वृद्धि होता है और बहुत सारे ह्रास जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं, बहुत सारे दिक्कत प्रारंभ हो जाते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कार्ल सैक्स के बारे में। कार्ल सैक्स का जो है अलग-अलग जो अवस्था में बाँटे हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है प्राथमिक अवस्था। प्राथमिक अवस्था में उन्होंने बाँटा है कि इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊँचा रहता है और जनसंख्या में लगभग स्थिरता की जो है दशा विद्यमान होती है। कहने का मतलब ये है कि जो है जन्म दर भी ऊँचा होगा, मृत्यु दर भी ऊँचा रहेगा, तो जनसंख्या में संतुलन बना रहता है, स्थिरता बना हुआ रहता है। वहाँ पे जो है आर्थिक रूप से पिछड़े देश में ही जो है ऐसा पाया जाता है, ठीक है? क्योंकि अगर देश जो है विकसित होगा, अगर वहाँ चिकित्सालय वगैरह का सुविधा अच्छा होगा, लोग जो है अलग-अलग संसाधनों को कैसे यूज़ करना है वो जानेंगे, अधिक देश विकसित होगा, तो वहाँ पे क्या है लोग कम मरेंगे, तो वहाँ जनसंख्या बढ़ते जाएगा। लेकिन उच्च जन्म दर और मृत्यु दर कहाँ पे अधिक होगा? जहाँ विकसित देश उतना नहीं है, मतलब सॉरी विकासशील देश है, अल्प विकसित देश है, ठीक है? क्योंकि वहाँ आर्थिक रूप से जो है पिछड़े देश होते हैं, ठीक है? अब दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं द्वितीय अवस्था, जो है कार्ल सैक्स में क्या बाँटा? तो कार्ल सैक्स का जो द्वितीय अवस्था है, इस अवस्था में स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा में वृद्धि के कारण जो है क्या होता है, इसमें जो है जैसे प्रथम अवस्था में क्या बाँटा कि जन्म दर और मृत्यु दर जो है अधिक वाला देश, जिसमें मतलब आर्थिक रूप से पिछड़ा है, कोई भी चिकित्सा सुविधा नहीं है। लेकिन द्वितीय अवस्था में किसको बाँटा? जिसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा जो है वो अच्छा है और उसके कारण जो है जन्म दर जो है वो तो नॉर्मल है ही, लेकिन मृत्यु दर में कमी होने के कारण वहाँ पे
जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। सामाजिक या आर्थिक सांस्कृतिक विचारधारा में जो है परिवर्तन आने से भी जो है जन्म दर जो है लगभग मतलब समान बना रहता है। मतलब कहने का मतलब ये उल्टा बोल दिए। अगर मान लेते हैं कोई समाज का जो सामाजिक कार्य हो या आर्थिक या सांस्कृतिक विचारधारा हो, तो उसमें अगर कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, कोई जनसंख्या में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जनसंख्या जो है समान रहेगा। लेकिन जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि वगैरह होने लगता है, किसमें, तो विकासशील देशों में, क्योंकि वहाँ पे जो है चिकित्सा वगैरह का सुविधा होता है, लोग जो है कम मरते हैं, तो मृत्यु दर कमी होने के कारण जो है जनसंख्या बढ़ने लगता है। और उन्होंने जो तृतीय अवस्था बाँटा है, उसमें क्या है कि इस अवस्था में मृत्यु दर जो है वो घटकर जो है निम्नवत रूप में स्तर में आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि जन्म दर जो है वो घटने तो लगता है, जन्म उतना नहीं होता है, लेकिन जनसंख्या जो है वो मृत्यु दर बहुत घट जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा विकसित देश है या बहुत ज़्यादा जो है औषधि, चिकित्सा वगैरह का विकास हो जाता है, तो धीरे-धीरे जब जनसंख्या बढ़ जाएगा, तो लोगों का खाने की कमी हो जाएगी, लोगों की आपूर्ति जो है वो किसी भी चीज़ का जो है बहुत चीज़ों का अभाव हो जाएगा, जल आपूर्ति का अभाव हो जाएगा। तो अलग-अलग जब जनसंख्या जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधन वगैरह का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, प्राकृतिक संसाधन का विदोहन ज़्यादा करेंगे, जिसके कारण प्राकृतिक विनाश भी होगा। तो इसमें क्या होता है कि मृत्यु दर जो है घट जाता है और जन्म दर भी घटने लगता है, ठीक है? तो यह अवस्था जो है उन देशों में पाई जाती है जहाँ विकास जो है पर्याप्त मात्रा में हो चुका है। अब चौथा बात करता है चतुर्थ विकास की। कार्ल सैक्स का जो चतुर्थ अवस्था है, उन्होंने ये इसमें बताया कि जनांकीय परिवर्तन की ये वो अवस्था होती है जिसमें क्या होता है कि जन्म और मृत्यु दर जो है वो दोनों ही निम्नवत स्तर पे हो जाती है। मतलब कि जो है दोनों निम्नवत स्तर में, मतलब कि जन्म भी कम हो रहा है और मृत्यु भी वहाँ कम हो रहा है, जिसके कारण जो है वहाँ पे जनसंख्या लगभग समान बना रहता है। जनसंख्या जो है लगभग स्थिर होता है। जो है वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी जो है ये जो है अवस्था जो है विकसित देशों में पाई जाती है, ठीक है? तो ये तो हम कार्ल सैक्स का बात कर दिए। अब जनांकीय जो संक्रमण है, इस सिद्धांत का बहुत लोग जो है आलोचना भी किया है, क्रिटिसाइज़ किया है। तो उसको जनांकीय जो संक्रमण सिद्धांत है, उसको क्या-क्या आधार मान करके इसका आलोचना किया गया है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जनांकीय जो संक्रमण सिद्धांत है, तो इसमें क्या है कि जो यह सिद्धांत जो है जनसंख्या परिवर्तन की अलग-अलग अवस्था में जो है समय के बारे में जो है नहीं बात करता है। किसी में भी जो है समय के बारे में बात नहीं करता है, ठीक है? बस अलग-अलग अवस्था के बारे में बात किया, लेकिन समय के बारे में बात नहीं किया, तो इसके कारण आलोचना हुआ। दूसरा कि ये सिद्धांत जो है वो आर्थिक विकास का जो है विभिन्न अवस्थाओं या जनांकीय संक्रमण की अवस्थाओं के बीच संबंध नहीं बताता है। जैसे अगर कहीं पे ज़्यादा आर्थिक विकास हो रहा है, लोग जो है आर्थिक कुशल-मंगल रह रहे हैं, तो वहाँ जनसंख्या बढ़ेगा कि नहीं? लेकिन आर्थिक विकास का जो है अगर हम विकास का जो है आर्थिक विकास का जो है वो जनांकीय संक्रमण के साथ क्या संबंध है उसको भी साथ में बताते तो इसके बारे में हम लोग और अच्छा डिटेल में जान पाते हैं इससे रिलेटेड। तो इसमें इसी यही जो कमी है कि आर्थिक विकास का जनांकीय संक्रमण की जो अवस्था है, उसका अलग-अलग अवस्थाओं के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में नहीं बताता है। तो पहला तो समय के बारे में नहीं बताता है, दूसरा आर्थिक विकास के साथ संबंध नहीं बताता है, तीसरा क्या है कि आर्थिक विकास और जनांकीय जो संक्रमण है, वो दोनों ही एक-दूसरे को प्रभावित करती है, ठीक है? आर्थिक विकास के ही कारण जो है वो जनसंख्या संक्रमण नहीं होता, बल्कि जनसंख्या जो है संक्रमण आर्थिक विकास होता है, ठीक है? जनसंख्या संक्रमण से भी आर्थिक विकास होता है। अब क्या है, चौथा पॉइंट ये है कि प्रथम अवस्था में जन्म दर और उच्च स्तर पर स्थिर होती है, परंतु मृत्यु दर जो है उतार-चढ़ाव होता है, तो इस अवस्था में भी जनसंख्या परिवर्तनशील होता है। और पाँचवां आलोचना ये कारण से होता है कि इस सिद्धांत की पुष्टि आंकड़ों के आधार पे नहीं किया जाता है, बस इसका सांख्यिकीय विश्लेषण जो है बिना सांख्यिकीय विश्लेषण के जो है ये अनुपयुक्त है। मतलब हम लोग कोई आंकड़ा वगैरह नहीं है कि यहाँ का जन्म दर इतना है, मृत्यु दर इतना है, उस आधार पे नहीं बोलते हैं, बस हम लोग अलग-अलग अवस्था के आधार पे ही बात कर रहे हैं। तो ये सब जो है अलग-अलग आलोचना का कारण था। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा कि जनांकीय संक्रमण है क्या, अलग-अलग जो भूगोलवेत्ता है, जनांकीयविद हैं, उनके अनुसार से इनका अलग-अलग प्रकार क्या-क्या, अलग-अलग अवस्था क्या-क्या ये बताएँ और इनका आलोचना के बारे में बताएँ इस सिद्धांत का, ठीक है? कि क्यों-क्यों इसका आलोचना होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।